Hello students, welcome back to financial reporting classes. My name is Dipali and I'm an ACCA. So again in this lecture we will be continuing with chapter number 2 of Kaplan. ठीक है, अब हमने कापलान के ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 के ऑलरेडी 2 स्टैंडर्ड्स हमने कवर कर लिए, which was IAS 16 property plant and equipment, and then we did IAS 20 which is government grants. अब हम आज शुरू करेंगे IAS 23 कौन सा है? बोरिंग कॉस्ट. IAS 23 क्या है? बोरिंग कॉस्ट. अब बोरिंग कॉस्ट की हम 3 चीजें पढ़ेंगे. फर्स्ट विल रीड अबाउट द डेफिनेशन कि बोरिंग कॉस्ट होती क्या है. देन विल टॉक अबाउट रिकॉग्निशन, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एंड देन मेजरमेंट. ठीक है, चलो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट होती क्या है. सो बोरिंग कॉस्ट बोरो करने की कॉस्ट है, ऐसे समझो बोरो करने की कॉस्ट है. तो आज अगर मैं कोई लोन लेती हूँ, 10 मिलियन का मैंने लोन लिया, ठीक है, उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है. तो जो ये 1 मिलियन में उस पर इंटरेस्ट पे कर रही हूँ वो क्या है? बोरो करने की कॉस्ट है. मैंने जो बोरो किया उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना है. सो दैट इज व्हाट द बोरिंग कॉस्ट. सो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? सो बोरो करने की जो कॉस्ट है उसको बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं. सो व्हाटएवर इंटरेस्ट दैट आई एम पेइंग ऑन दैट लोन्स दैट आई हैव अंडरटेकन इज व्हाट इज माय बोरिंग कॉस्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिकॉग्निशन. तो जब मैं आज मुझे एक एसेट बनाना है, ठीक है, उस एसेट को बनाने के लिए मुझे 10 मिलियन चाहिए. तो ये 10 मिलियन मैंने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया, राइट. तो ये जो मैंने बैंक से लोन लिया उस पर मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो ये बोरिंग कॉस्ट हो गई. अब बोरिंग कॉस्ट जो है वो तभी कैपिटलाइज होगी. क्लियरली आराम से ध्यान से सुनिएगा कि बोरिंग कॉस्ट तभी कैपिटलाइज होगी व्हेन इट इज टेकन ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट. ठीक है, व्हाट इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड only when it is taken on what? A qualifying asset. Now what is a qualifying asset? So qualifying asset definitions पता होनी चाहिए आपको. अब qualifying asset क्या होता है? An asset that takes एक asset that takes substantial period of time to get ready. For what? To get ready for its intended use. Right? तो जब मैं qualifying asset क्या होता है? एक asset that takes substantial period of time to get ready for its intended use. For example, आज मैं एक फैक्ट्री खड़ी करती हूँ. इस फैक्ट्री को खड़ी करने में मुझे 5 साल लगेंगे. इस फैक्ट्री की कॉस्ट है 50 मिलियन. पहले इसको बनाने के लिए 50 मिलियन का लोन लिया. 50 मिलियन का लोन पे मुझे क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है. तो ये जो मैं इंटरेस्ट उस 50 मिलियन पे करूंगी वो उस एसेट की कॉस्ट पे और एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा. अब ये फैक्ट्री मैं क्यों खड़ी कर रही हूँ? क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है. तो उसका इंटेंडेड यूज क्या हो गया? इंटेंडेड यूज हो गया मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, और सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब इसको बनाने के लिए मुझे 5 साल लग रहे हैं, 10 साल लग रहे हैं, 15 साल लग रहे हैं. ठीक है, सो वो हो गया सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. सो an asset that takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale is what? A qualifying asset. And when the borrowing cost is paid on that qualifying asset, उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे. मतलब कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है? कि उसको एसेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे. तो मैंने आपको इनिशियली बताया था जब मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बोला था कि हम एसेट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं. उसकी परचेज कॉस्ट, राइट, लैंड परचेज करी तो लैंड की कॉस्ट, फिर उस पे प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट, उस पे लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटीज, एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, राइट, तो ये सब उसमें ऐड होगा. फिर उसके अलावा मैंने क्या बोला था? any other cost relating to bring that asset on its present location, वो वाली cost, कोई installation cost हो गई, वो सब. Then I told you about the dismantling cost, right, कोई dismantling cost होगी वो. And then I told you about borrowing cost. तो अगर मैंने उस asset को purchase करने के लिए कोई लोन लिया, उस लोन पे मैं जो interest पे कर रही हूँ वो भी उसमें उसकी cost में जुड़ जाएगा, right? So that was what? Borrowing cost. Okay. अब इसको measure कैसे करेंगे? इसको now that's the thing, इसको measure कैसे करेंगे? So सबसे पहले विल टॉक अबाउट कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. मेजरमेंट की जब मैं बात करती हूं तो हम बात करेंगे इसकी सबसे पहले कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. तो ये बोरोइंग कॉस्ट जो है, चलो विल डू दिस विद एन एग्जांपल. एक एग्जांपल मैं लेती हूं कि मेरा अकाउंटिंग पीरियड है 1 जन से लेके 1 जन 2001 से लेके 31 दिसंबर
2001, ठीक है। मैंने 1 जन 2001 को एक लोन लिया, ठीक है। 1 जन 2001 को एक लोन लिया, और लोन मैंने लिया, लेट सपोज 10 मिलियन का मैंने लोन लिया, लेट 12 मिलियन का मैंने लोन लिया, 12 मिलियन का लोन लिया 10% की रेट से, 10% पर एनम, ठीक है। और एसेट को मैं बनाना शुरू करती हूँ, एसेट बनाने में 11 मंथ्स लेगा, और एसेट को मैं बनाना शुरू करती हूँ 1 फेब से लेके 31 दिसंबर, 11 महीने के अंदर ये एसेट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, इस बोरोइंग कॉस्ट को, ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट जो है, इसको मैं कैपिटलाइज कब से करना शुरू करूंगी? फर्स्ट थिंग, जब से उस एसेट को क्रिएट करने के लिए एक्सपेंडिचर इनिशिएट हो गया है, एक्सपेंडिचर इनिशिएट हो गया है, ठीक है। तब से मैं उस पे जो फाइनेंस कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, उसको कैपिटलाइज करूंगी। तो मान लो 12% पे 10% पर एनम, 12 मिलियन पे 10% पर एनम कितना होता है? मतलब मुझे इस पे साल का कितना इंटरेस्ट पे करना है? $1.2 मिलियन पे करना है साल का, पर एनम, 12 महीने का। इसका मतलब एक महीने का कितना हुआ? एक महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ? सो 1.2 मिलियन डिवाइड बाई 12, मतलब कितना हुआ? $100,000, $100,000, ठीक है। और इस पे मैं एक्सपेंडिचर कब से कर रही हूँ? एसेट को क्रिएट करने के लिए मैं एक्सपेंडिचर शुरू कर रही हूँ 1 फेब से। सो $100,000, ये जो $100,000 है, ये तो मेरा सिंपल फाइनेंस कॉस्ट है, ये तो क्या है? मेरा सिंपल फाइनेंस कॉस्ट है, और ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, ठीक है, पहले महीने का, जनवरी का, ठीक है। फिर फेब से लेके दिसंबर का जो इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूँ 11 मंथ्स का, विच विल बी हाउ मच? $1,100,000, $1,100,000 और 1.1 मिलियन। ये क्या होगा? ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। ये क्या होगा? ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो मतलब ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ के कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, ठीक है। ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा। तो जिस दिन से एक्सपेंडिचर शुरू हुआ है, सिर्फ उस दिन का ही, उस दिन से ही आपको जो फाइनेंस कॉस्ट है, उस दिन से ही जो आप फाइनेंस कॉस्ट इनकर कर रहे हो, उतना ही कैपिटलाइज करना है। उससे पहले का या उससे बाद में, उससे बाद का। तो ये देखो, ये जो एक महीना है जनवरी में तो मैंने शुरू नहीं किया था ना उस एसेट पे एक्सपेंडिचर करना, नहीं किया था, तो मैं उसको कैपिटलाइज भी नहीं करूंगी। वो मेरा सिंपल स्टेटमेंट ऑफ P&L में फाइनेंस कॉस्ट की तरह जाएगा, ओके। सो जब एक्सपेंडिचर इनिशिएट हो रहा है, सिर्फ तभी एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज बीइंग इनकर्ड। बोरोइंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, बोरोइंग कॉस्ट भी क्या हो रही है? इनकर हो रही है, ठीक है। एंड एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस। तो तब से क्या होगा? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगा। IAS 23 states that capitalization of borrowing cost should commence when all of the following conditions are met. सबसे पहले एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है to create that asset, बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है, यस हो रही है, एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, ठीक है, ओके। अब मान लो, ठीक है, अब मान लो कि लेट्स सपोज यहां पे बीच में 2 महीने, मैंने आपको क्या बोला कि हमने लोन कब लिया? 1 जन को लिया, ठीक है, 1 जन से लेके 31 दिसंबर को लिया, और हमने एक्सपेंडिचर कब से एक्सपेंडिचर करना कब से शुरू किया? हमने शुरू किया 1 फेब से लेके 31 दिसंबर। लेकिन बीच में 2 महीने, जून और जुलाई, 1 जून टू 31 जून, 1 जून से लेके 31 जुलाई तक क्या हुआ कि सस्पेंड हो गया था जो एसेट पे, जो एसेट का कंस्ट्रक्शन था या जो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन था वो सस्पेंड हो गया था ड्यू टू फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन वाज सस्पेंडेड, कंस्ट्रक्शन वाज सस्पेंडेड ड्यू टू रायट्स चल रहे थे, तो लेबर लोग ने काम पे आए नहीं, तो सस्पेंड कर दिया गया 2 महीने के लिए। तो इस 2 महीने पे अब मैं क्या होगी, बैंक ने तो लोन दिया है हमको, तो बैंक तो इंटरेस्ट पूरा 12 महीने का वसूल करेगा, राइट। लेकिन क्योंकि सस्पेंड हो गया था 2 महीने, क्या हो गया था? सस्पेंड हो गया था जून और जुलाई के मंथ में, तो ये जो बोरोइंग कॉस्ट है वो मैं इंक्लूड नहीं करूंगी। ये 2 महीने की बोरोइंग कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? कैपिटलाइज नहीं करूंगी, इसको मैं सिंपल फाइनेंस कॉस्ट की तरह दिखाऊंगी। तो इसका मतलब अब मैं 3 महीने की, जनवरी की, जून की और जुलाई की, ये 3 महीने की फाइनेंस कॉस्ट को मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाऊंगी, ठीक है।
और बाकी के सिर्फ 9 महीने कहां से, फेब से लेके मई तक, एंड देन अगस्त से लेके दिसंबर तक, अगस्त से लेके दिसंबर तक क्या करूंगी, कैपिटलाइज करूंगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। हाँ ठीक है, अब मान लो ये तो क्या था, सस्पेंशन का केस था, सेजेशन, इसको बोलते हैं सेजेशन, सेजेशन और सस्पेंशन। ठीक है, अब दूसरा एक और इसमें एक और चीज है कि मान लो 1 जैन को मैंने लोन लिया, 1 जैन को लोन लिया और 31 दिसंबर तक 1 साल का लोन है। ठीक है, और इसमें एक सेकेंड, इसमें मैं ये डालती हूं। ठीक है, मान लो मैंने 12 मिलियन का लोन लिया। ठीक है, और मैंने एक्सपेंडिचर जो है एसेट पे वो करना शुरू कर दिया 1 जैन से। ठीक है, 1 जैन से ही शुरू कर दिया एक्सपेंडिचर, मैंने 1 जैन से किया और 31 पूरे 12 महीने ही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन पूरे 12 महीने जो ना, पूरे 12 मिलियन नहीं लग रहे, शुरू के 3 मंथ्स 1 जैन से लेके 30th मार्च तक, 1 जैन से लेके 31 मार्च तक 3 महीने तक सिर्फ 10 मिलियन ही लग रहे हैं। कितने, 10 मिलियन। कितने, सिर्फ 10 मिलियन ही मैंने यूज करे हैं रिलेटिंग टू दिस एक्सपेंडिचर। तो बाकी जो बचे हुए 2 मिलियन है, बाकी जो मैंने बचे हुए 2 मिलियन है उनको मैंने लेट्स से कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया 3% पे, 3% पे मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं फाइनेंस कॉस्ट से माइनस कर दूंगी। तो ये जो 3% मुझे इनकम आ रही है इस इन्वेस्टमेंट से, ये जो 3% मुझे इस इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है उसको मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी फ्रॉम द इंटरेस्ट दैट इज बीइंग पेड। जो मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूं उसमें से मैं इसको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। और फिर नेट इंटरेस्ट जो होगा वही, या नेट बोरोइंग कॉस्ट होगी, सिर्फ उतनी ही कैपिटलाइज होगी। ठीक है, ये जो नेट बोरोइंग कॉस्ट होगी सिर्फ यही कैपिटलाइज होगी। ठीक है, चलो इसको हम बेटर है कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Okay, before that, let's read about cessation of capitalization. So IAS 23 states that the capitalization of borrowing cost should cease when either substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete, और ठीक है, उसको रेडी करने के लिए जो जो एक्सपेंडिचर्स थे वो खत्म हो गए। ठीक है, तब बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन भी बंद हो जाना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन इज सस्पेंडेड, एग्जाम्पल ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ओके ओके, इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, स्पेसिफिक बोरोइंग्स और जनरल बोरोइंग्स। बट बिफोर दैट we'll just do this question. Okay, so the question says Grimtown took out 10 million 6% loan on 1st January 2001 to build a new football stadium. Not all the funds were immediately required, so 2 million was invested in 3% bonds until 30th June 2001. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इमीडिएटली तो 30th जून तक, इमीडिएटली तो नहीं चाहिए थे 10 मिलियन, सो 30th जून तक इन्होंने 2 मिलियन को 3% के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेडियम बिगेन ऑन 1st February 2001 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन 31st December 2001। ठीक है, चलो ओके, सो वी हैड अ वेरी सिमिलर एग्जांपल टू दिस वन। एनीवे, चलो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब पहले हम ना सारे पीरियड्स लिख लेते हैं इसमें। सो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड तो है 1st जैन से लेके 31st December 2001 तक। ठीक है, और एसेट पे एक्सपेंडिचर कब से हो रहा है, 1st Feb से लेके 31st December तक। ठीक है, और ये तो एक्सपेंडिचर उस पर शुरू हुआ। और फिर जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो कब से कब तक करी, इन्वेस्टमेंट हमने करी है 1st जैन से लेके 30th जून तक। ठीक है, चलो लेट्स डू नाउ, फर्स्ट लेट्स डू ऑल द वर्किंग। सो पहले तो मुझे बोरोइंग कॉस्ट में कितना इंक्लूड करना है, बोरोइंग कॉस्ट जो मेरी इंक्लूड होगी वो 11 महीने की इंक्लूड होगी। कितनी, 11 मंथ्स। ये देखो, फेब से लेके दिसंबर तक। सो हाउ मच इंटरेस्ट आई एम पेइंग, इंटरेस्ट पेड। सो 10 मिलियन का लोन है। ठीक है, 10 मिलियन का लोन है, कितना है, 6% पे है, 6% पे इंटू 11/12 हो जाएगा। दिस मच इंटरेस्ट आई एम पेइंग
फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, 1 फेब से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये कितना होता है, सो दिस विल कम अराउंड, ये आएगा $550,000। ओके, नाउ ये तो हुआ इंटरेस्ट मैं पे कर रही हूं, पर मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम भी तो मिल रही है। क्या मिल रही है मुझे, इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम जो मैं लूंगी वो सिर्फ 5 महीने की लूंगी। देखो, इन्वेस्टमेंट मैंने कब करी थी, 1 जन से लेके 30 जून, लेकिन मैं सिर्फ 1 फेब से लेके 30 जून तक की इन्वेस्टमेंट इनकम, सिर्फ 5 महीने की ही इन्वेस्टमेंट इनकम को इसमें से माइनस करूंगी। एक जो 1 जनवरी का मंथ है वो मेरा इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, राइट, बिकॉज दैट वाज नॉट रिलेटिंग ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द एसेट वाज बीइंग क्रिएटेड। उस पीरियड से रिलेटेड वो नहीं है, वो उससे 1 महीना पहले की है, राइट। तो वो कहा जाएगी, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में इन्वेस्टमेंट इनकम की जगह जाएगी। यहां तो सिर्फ 5 महीने की माइनस होगी। सो 2 मिलियन को मैंने 3% की रेट से इन्वेस्ट किया और 5 महीने के लिए, ठीक है। तो ये कितना होगा, सो दिस विल बी अराउंड 25,000। सो ये 25,000 मैं माइनस करूंगी, तो जो मेरी बोरोइंग कॉस्ट होगी या नेट कॉस्ट जो मुझे कैपिटलाइज करनी है, नेट बोरोइंग कॉस्ट, वो कितनी कैपिटलाइज होगी, वो होगी 550,000 में से 25 माइनस करूं, 525,000। सिर्फ इतनी ही कैपिटलाइज करूंगी, ठीक है। कितनी, एसेट की कॉस्ट में मैं इतना कैपिटलाइज करूंगी, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ P&L की। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में जनवरी से रिलेटेड, क्योंकि ये तो हमने एक्सपेंडिचर कब से शुरू किया था, 1 फेब से शुरू किया था, तो जनवरी से रिलेटेड फाइनेंस कॉस्ट आएगा, जनवरी से रिलेटेड, तो वो कितना आएगा, 10 मिलियन इंटू 6 1/12, 1 महीने का कितना हुआ, दैट विल बी अराउंड 50,000। और इधर क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये भी सिर्फ जनवरी से रिलेटेड, 2 मिलियन 0.3 इंटू 1/6, सॉरी 1/12, so this will be how much, this will be 5,000। so 5,000 की इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगी, और बाकी 525 जो है वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। सो एसेट की कॉस्ट कितनी है, एसेट को क्रिएट करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं हमको, 10 मिलियन चाहिए, तो 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन लगा रहे हैं। सो उसकी कॉस्ट में जो भी फुटबॉल स्टेडियम है उसकी कॉस्ट में ये 10 मिलियन और ये जो बोरोइंग कॉस्ट हमने ली 525, ये इंक्लूड हो जाएगी। तो ये कितना होगा, 10,525,000, सो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर था। ओके, अब हम बात करते हैं, सो बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन एंड देन अनदर क्वेश्चन, हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब क्या होता है, कभी कभार 2 तरीके की बोरिंग्स होती है, स्पेसिफिक बोरिंग्स और जर्नल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है कि मुझे पता है मुझे ये एसेट क्रिएट करना है, लेट्स से मुझे भी एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक लोन लिया है, ठीक है, एक स्पेसिफिकली मैंने जो लोन लिया है, तो उस जो लोन पे मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूं मैं उसी रेट को यूज करूंगी, ठीक है। बट मान लो कि मेरे पास ऑलरेडी 6 लोन्स पड़े थे, या लेट्स सपोज 3 लोन्स पड़े थे, 3 लोन्स मैंने लिए हैं जनरल, मैंने 3 लोन्स लिए हैं और 3 लोन्स लेके मैंने सोचा कि अब मैं एक एसेट क्रिएट करती हूँ, तो अब मैं कौन सी रेट ऑफ बोरिंग यूज करूंगी, लोन ए की करूंगी, लोन 2 की करूंगी कि लोन 3 की करूंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगी। क्या निकालूंगी, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो लोन 1 उसको इंटू कर दूंगी जो भी उसकी परसेंटेज है, प्लस लोन 2 उसको इंटू कर दूंगी उसकी जो भी परसेंटेज है, प्लस लोन 3 उसको इंटू कर दूंगी जो भी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको डिवाइड करूंगी टोटल बोरोइंग से, लोन 1 + 2 + 3, so that will give me what, weighted average rate of interest. So see here, so if an entity had a $10 million loan 6%, okay, and a $2 million 8% loan, the weighted average cost of borrowing would be 10 million का 6% plus 2 million का 8% divide by 10 + 2 12 million, तो ये आ गया 6.33%, ठीक है। so ये होगी मेरी बोरोइंग कॉस्ट, ये क्या हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगी मेरी बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है। चलो
Now let's do this question. The question says, okay, अब question बोलता है on 1st January 2005, Senesco began to construct a supermarket which had an estimated useful life of 40 years. It purchased the site for $25 million. Site उसने purchase करी 25 million पे. The construction of the building cost him 9 million, and the fixtures and fitting cost him 6 million. The construction of the supermarket was completed on 31st September 2005. कितने महीने लगाए इसने? 9 महीने. ये देखो 1st Jan 2005 से लेके 30th September 2005 तक कितने? 9 महीने लगाए इसने. ठीक है. Now the question क्या बोल रहा है? And it was bought into use on 1st January 2006. Use कब से करना शुरू किया? 2006 से किया. Senesco borrowed 40 million on 1st January 2005 in order to finance this project. The loan carried an interest at the rate of 10% per annum. It was repaid on 30th June 2006. तो basically अगर मैं लोन की बात करूं तो लोन 1st January 2005 को लिया और उसको रीपे कब करना है? 30th June 2006. तो मतलब ये जो लोन है ये 1.5 इयर्स के लिए लिया, ठीक है, 1.5 साल के लिए ये लोन लिया, ठीक है, लेकिन 9 महीने के अंदर ही कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो सिर्फ 9 महीने का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होएगा और ईयर एंड पे दैट इज 31st December 2005 बाकी के जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है उसका क्या होगा? उसको हम फाइनेंस कॉस्ट की तरह ट्रीट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी इंक्लूडेड एट कॉस्ट in property, plant and equipment in respect of the development at 31st December 2005. ठीक है. So सबसे पहले हम borrowing cost निकाल लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं हम borrowing cost की. ठीक है, लोन हमने कितने का लिया है? 40 मिलियन का लिया है, राइट? हाँ, 40 मिलियन का हमने लोन लिया. ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10% इंटरेस्ट है और सिर्फ 9 महीने का ही क्या होगा? 9 महीने का ही कैपिटलाइज होगा. तो कितना हुआ ये होगा अराउंड, दिस विल कम अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन. 3 मिलियन आएगा ये. तो बचा हुआ 3 महीने का क्या होगा? फाइनेंस कॉस्ट की तरह ट्रीट होगा, वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा. सो 40 मिलियन का 10% और 3 महीने के लिए, ठीक है, तो कितना आएगा? 1 मिलियन. तो ये 1 मिलियन तो जाएगा पी एंड एल में, ठीक है, दिस विल गो टू द पी एंड एल. और ये क्या होगा? उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा. अब देखो उसकी कॉस्ट में क्या क्या है. सबसे पहले इसने परचेज किया साइट फॉर 25 मिलियन, ठीक है, तो साइट कॉस्ट, परचेज कॉस्ट बोल दो, साइट कॉस्ट बोल दो, कितनी है? 25 मिलियन, ठीक है. फिर उसके बाद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट 9 मिलियन, तो लिखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो गई? 9 मिलियन, ठीक है. फिर उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट कितनी है? 6 मिलियन, तो लिख दो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कॉस्ट. सॉरी 6 मिलियन. एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे बोरोइंग कॉस्ट. वर्किंग नोट नंबर 1 से कितनी है ये? 3 मिलियन. तो टोटल कितनी हुई? 25 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, ये आ गया आपका 43 मिलियन. सो 43 मिलियन की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी. सो इसको हम क्या करेंगे? कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. ये होगी आपकी कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट 43 मिलियन, ठीक है. अब हम डेप्रिशिएट किसको करेंगे? 43 मिलियन को डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर था. ओके, चलो नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. प्लीज इस क्वेश्चन को आराम से कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है. ओके, चलो लेट्स बिगिन. टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 10 है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का. ड्यूरिंग द ईयर टू 30th September 2003, Hudson built a new mining facility to take advantage of new laws regarding onshore gas extraction. The construction of the facility cost 10 million, ठीक है, and to fund this Hudson took out a 10 million 6% loan on 1st October 2002. 1st October 2002 को हडसन ने क्या किया? लोन लिया, which will not be repaid until 2006. 2006 तक उसको पे नहीं करना. The 6% interest was paid on 30th September 2003. एक साल बाद तो पे करेगा ही. Construction work began on 1st October 2002 and the work was completed on 31st August 2003. तो देखो उसका ईयर एंडिंग क्या है? सबसे पहले तो उसका अकाउंटिंग पीरियड निकालो. अकाउंटिंग पीरियड इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. अब पहले क्वेश्चन पढ़ लो.
using extract the current financial reporting treatment for the above items in the financial statement for Hudson for the year ended 30th September 2003. तो बेसिकली वो बोल रहा है एक्सट्रैक्ट बनाओ स्टेटमेंट ऑफ P&L का एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर द ईयर एंडिंग 30th सितंबर 2003. तो उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? उसका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अक्टूबर 2002 से लेके 30th सितंबर 2003. ये उसका अकाउंटिंग पीरियड है. अब उसकी माइनिंग फैसिलिटी में काम कब से हो रहा है? 1 अक्टूबर 2002 से लेके 31 अगस्त 2003 तक. मतलब कितने महीने? 11 महीने. कितने महीने के लिए हो रहा है? 11 मंथ्स के लिए. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. राइट? कितने हो गए? 11 महीने हो गए. ओके. As not all the funds were required immediately, Hudson invested 3 million of the loan in 4% bonds from 1st October until 31st January. ठीक है. तो अब लोन में कब से कब तक इन्वेस्ट किया? 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2002 से लेके 31st जैन तक. मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने के लिए. 4 मंथ्स. सो 4 मंथ्स की इनकम क्या होगी? माइनस हो जाएगी. माइनिंग कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर 2003. और माइनिंग कब से शुरू हुई? माइनिंग जो उसने फैसिलिटी बनाने में उसको कितना टाइम लगा? 11 महीने, 31 अगस्त तक. और माइनिंग उसने नेक्स्ट महीने से शुरू कर दी, अगले ही दिन से शुरू कर दी. सॉरी. सो माइनिंग कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर 2003 एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर 10 years. ठीक है. ओके. सबसे पहले काम करते हैं, हम बोरिंग कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं. ठीक है. ये हम स्टेटमेंट ऑफ P&L और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए रख लेते हैं, ये वाला फर्स्ट पेज. ठीक है. यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L बना लेंगे एंड देन यहाँ पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे. और अब हम पीछे करते हैं अपनी वर्किंग शुरू. सो सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 शुरू करेंगे बोरिंग कॉस्ट का. ठीक है. बोरिंग कॉस्ट. अब कितना लोन लिया है उसने? लोन लिया उसने 10 मिलियन का 6% के लिए लिया है. ठीक है. 6% के लिए लिया है. ओके. बट उसमें से कितना? सिर्फ 11 मंथ्स का ही कैपिटलाइज होगा. ठीक है. बोरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 11 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज होगा. सो $10 मिलियन इंटू 6% इंटू 11/12. ये कितना होता है? ये होगा 550,000. So this is what the interest that is being paid. Interest that is being paid, how much? From 1st October to 31st August. ठीक है. ये कितना हुआ? 11 मंथ्स का 550,000. अब लेकिन मैंने क्या किया? इन्वेस्टमेंट इनकम भी हुई मेरी, तो इंटरेस्ट रिसीव, बॉन्ड्स थे मेरे, राइट? तो वो कितना होगा? वो सिर्फ 4 महीने के लिए है. सो वो है 1 अक्टूबर से लेके 31 जैन तक. कितना इन्वेस्ट किया था मैंने? 3 मिलियन इन्वेस्ट किया. 3 मिलियन इन्वेस्ट किया 4% की रेट से. देखो, पढ़ो यहाँ पे. Not all the funds were required immediately. Hudson invested 3 million of the loan in 4% bonds from 1st October to 31st Jan. तो 4 महीने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया. 4/12 कितना हुआ? ये आएगा आपका 40,000. सो इसका मतलब नेट बोरोइंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज होगी? नेट बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी वो कितनी होगी? नेट बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी 510,000 की. ठीक है. ये तो होगी कैपिटलाइज, ये एसेट की कॉस्ट में जुड़ेगी. ठीक है. अब लेकिन अभी भी 1 महीने की फाइनेंस कॉस्ट है जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगी, तो वो भी हम निकाल लेते हैं. ठीक है. तो ये अब हम करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड, विच इज हाउ मच. तो इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं? इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं दैट विल बी 10 मिलियन पे. कौन से मंथ का है? ये है 1 सितंबर 2003 से लेके, क्योंकि ईयर एंड कब है? 30th सितंबर को है. 30th सितंबर को. यस. सो 30th सितंबर, फर्स्ट पूरे सितंबर का महीने का जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा? वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, एक्सपेंस आउट होगा. 06 इंटू 1/12. तो ये कितना आएगा? ये आएगा, दिस विल कम अराउंड 1 सेकेंड.
10 million 123 into 0.06 डिवाइड बाय 12 50,000। तो ये 50,000 होगी मेरी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, चलो इतना तो हमने कर लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है एज अ कंडीशन ऑफ बीइंग अलाउड टू कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटी हडसन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डिसमेंटल इट ऑन 1 अक्टूबर Y3। अब देखो X3 और Y3 इसमें 10 साल का गैप होता है। कितना साल का गैप है? 10 इयर्स का गैप है। ठीक है, ये ध्यान रखना। X3 से Y3 पे जा रहा है मतलब 10 साल का गैप है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Hudson is required by law to dismantle it on 1 October 2003. Hudson estimated that this would cost a further 3 million. ठीक है, 3 million इसको कॉस्ट करेगा। तो कितने साल बाद कॉस्ट करेगा? देखो अब ये हमको बहुत केयरफुली सोचना है, कितने साल बाद। सो वर्किंग नोट नंबर 3 करते हैं। देखो हमने कंस्ट्रक्शन माइनिंग फैसिलिटी पे कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हुआ? 1 अक्टूबर X2 से शुरू किया है। 1 अक्टूबर X2 से शुरू हुआ है और उसको पे कब करना है? वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट वो उसको पे करनी है Y3 पे, राइट? उसने क्या बोला है? Y3 1 अक्टूबर Y3 पे करनी है। आई थिंक यही बोला है, या फिर 30 सितंबर Y3 बोला होगा। 1 अक्टूबर Y3 बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने साल हुए? X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 सॉरी X3 से शुरू होगा। सो X2 से लेके X3 एक साल, X3 से लेके X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10। ठीक है, X10 आ जाएगा, फिर Y1 Y2 एंड Y3। तो देखो कितने साल हुए। X2 से लेके X3 तो एक साल, ये हुआ दूसरा साल, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11। कितने साल बाद पे करना है? 11 साल बाद। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कब पे करनी है? 11 साल बाद पे करनी है, आफ्टर 11 इयर्स। और कितनी पे करनी है? 3 मिलियन करनी है। तो 1 अक्टूबर 2002 को 1 अक्टूबर 2002 को उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? दैट्स अ क्वेश्चन। तो इसके लिए हमने क्या किया है? हमें एक फॉर्मूला पता ही है, राइट? तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो निकालो। So PV equals to 3 million we need to pay. So 3 million divide by 1 plus rate. And how much is the rate? Rate हमने देखी नहीं, चलो अब देख लेते हैं। So यहाँ पे क्वेश्चन ने नीचे दे रखा है Hudson has a cost of capital of 6%. कितना? 6%। तो लिखो 6%, 0.06 raised to the power 11, क्योंकि 11 years के लिए। तो कितना आएगा ये? कैलकुलेट करो। So ये आएगी डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कितनी आएगी? ये आएगी आपकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, ये आएगी 3 मिलियन 123 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में लिखूंगी 1.06 ब्रैकेट क्लोज रेज टू द पावर 11। ये आएगी 1580363। सो इतनी मुझे क्या करनी है? कॉस्ट में इंक्लूड करनी है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट में ये कॉस्ट में इंक्लूड होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? As the equipment is extremely specialized, Hudson invested significant resources in recruiting and training employees. ठीक है, Hudson spent $600,000 on this process in the year to 30th September 2003, believing it is to be worthwhile as it anticipates that most employees will remain on the project for the entire 10-year duration. अब देखो इसने क्या किया? 600,000 रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग में यूज किया एम्प्लॉइज को, लेकिन वो उसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा कभी भी। ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है वो क्यों इंक्लूड होगी? वो तो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा। दैट हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट, राइट? सो दिस विल डायरेक्टली गो वेयर? दिस विल गो टू द P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज है, अब ये क्या होगा? इंटरेस्ट अनवाइंड भी होगा। ठीक है, इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट में मैंने आपको क्या बताया था? जो इंटरेस्ट होता है वो डिसमेंटल होता है, वो बढ़ता जाता है। तो इसको तो मैंने क्या किया? इससे तो मैं नॉन करंट एसेट को बढ़ा रही हूँ। ठीक है, 1580363 से। बट एट द सेम टाइम व्हाट एम आई डूइंग? आई एम आल्सो क्रिएटिंग अ नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट? बिकॉज आफ्टर 11 years दैट 3 million इज पेएबल, राइट? तो आज मैं 180,363 कर रही हूँ और फिर इसका इंटरेस्ट भी बढ़ाऊंगी। सो दैट विल बी हाउ मच? डेबिट फाइनेंस कॉस्ट, क्रेडिट नॉन करंट लाइबिलिटी उस इंटरेस्ट से बढ़ जाएगी। तो कितनी होगी ये? 1580363
इंटू 0.06, 6% इंटरेस्ट था, तो ये कितना होगा? सो दैट विल कम अराउंड, ये आएगा 94,822, 94,822। ठीक है, सो अब मेरी फाइनेंस कॉस्ट जो है, पहले मेरी फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ ये इंटरेस्ट पे आ रहा था, इंटरेस्ट जो हमने पे किया था, अब इसमें ये वाला भी होगा, अनवाइंडिंग द इंटरेस्ट वाला भी होगा, डिसमेंटलिंग कॉस्ट से रिलेटेड। हाउ मच दैट इज? दैट इज 94,822। सो नाउ माय फाइनेंस कॉस्ट, टोटल फाइनेंस कॉस्ट कितनी है मेरी? 50,000 प्लस 94,822, 144,822, 144,822। ठीक है, चलो अब हम करते हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट। एसेट की कॉस्ट क्या है? चलो कॉस्ट ऑफ द एसेट की बात करना शुरू करते हैं अब। कॉस्ट ऑफ द एसेट, दिस विल बी आवर वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, अब क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले इसने क्या बोला था? इसने बोला था कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैसिलिटी कॉस्ट 10 मिलियन, तो एक तो 10 मिलियन आएगा। चलो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डालो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो गई? 10 मिलियन। फिर बोरिंग कॉस्ट आएगी उसमें, सो बोरिंग कॉस्ट कितनी है? 510000। वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर लो उसके लिए, हाँ वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर करो। देन डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी इसमें, यस, जो कि कितनी है? इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 रेफर कर लो, 1580362। सो टोटल एसेट की कॉस्ट कितनी है? एसेट की कॉस्ट होगी 12,090,362। दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ द एसेट, द कॉस्ट ऑफ द माइनिंग फैसिलिटी। अब डेप्रिसिएशन इस पे शुरू होगा। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन लगना कब से शुरू होएगा इस पे? जब से हमने उसको यूज करना शुरू किया है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमने इसको कब से यूज करना शुरू किया है? पढ़ो, माइनिंग कमेंस्ड ऑन 1 सितंबर 2003। ठीक है, 1 सितंबर 2003 से माइनिंग शुरू हुई। ठीक है, और 30 सितंबर 2003 को तो ईयर एंड हो गया, सो सिर्फ 1 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और इस पूरी माइनिंग फैसिलिटी को कितने साल के लिए यूज किया जा रहा है? पढ़ो यहाँ पे, शुरू में पढ़ो, उसने बोला था ड्यूरिंग द ईयर टू 30 सितंबर, यहाँ पे बोला था, सॉरी 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स है। ठीक है, कितनी ड्यूरेशन है इसकी? 10 ईयर्स, एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस माइनिंग फैसिलिटी की लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स है। लेकिन हम इस साल में सिर्फ 1 महीने का ही डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। सो वर्किंग नोट नंबर 5 होगा हमारा रिलेटिंग टू द डेप्रिसिएशन। तो एसेट की कॉस्ट कितनी है? 12,090,362 डिवाइड बाय 10 ईयर्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पर ईयर का, पर एनम का मेरे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा, विच विल बी हाउ मच? विच विल बी 120 which will be 1,220,920,036। ठीक है, ये तो पर एनम का डेप्रिसिएशन है। तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,209,036 इंटू 1/12। सो दैट विल गिव मी हाउ मच? 1,209,036 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। ये आएगा $753,000। ठीक है, चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डाल दिया। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 5 डालो, कितना आया था? 100,753। ठीक है, फिर फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 रेफर करेंगे, 144,822, 144,822। फिर ट्रेनिंग कॉस्ट थी, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट, वो कितनी थी? 600,000। राइट, ये देखो, ओके ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। सो माइनिंग फैसिलिटी कि अगर मैं बात करूं तो माइनिंग फैसिलिटी की कॉस्ट में कितना आएगा? सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पे, उसकी कॉस्ट कितनी है?
सो यहाँ पे माइनिंग फैसिलिटी की जो कॉस्ट है वो है 12090,362। इसमें से मैं लेस करूंगी एक महीने का डिप्रिसिएशन विच इज 100,753। ये माइनस करके बाहर उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी 11,989,609। ये तो होगा एसेट साइड पे, ठीक है। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे क्या आएगा? डिसमेंटलिंग, नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, डिसमेंटलिंग से रिलेटेड। नॉन करंट लाइबिलिटी में डिसमेंटलिंग प्रोविजन आएगा, डिसमेंटलिंग प्रोविजन, जो कि कितना होगा? सो इनिशियली कितना था ये? इनिशियली 1 अक्टूबर X2 को कितना था ये? 1,1580362। तो लिखो ये 1,580,362 और साल में उसको अनवाइंड किया तो साल का इंटरेस्ट उस पे लगा। वो कितना था इंटरेस्ट? वो था ये रहा 94,822। ऐड करो तो ये जो हमारा प्रोविजन है वो कितना हो गया? वो हो जाएगा 167,518। ठीक है, 1675185 ये हो गया हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी में डिसमेंटलिंग प्रोविजन। अब एक हमने जो लोन लिया 10 मिलियन का, राइट, हमने इनिशियली 10 मिलियन का लोन लिया, वो भी तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो कब पेबल है? वो 2006 में पेबल है शायद। हाँ, क्वेश्चन ने बोला था कि दैट इज पेबल, दैट इज विच विल नॉट बी रीपेड अंटिल 2006। तो ये 10 मिलियन नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे। सो देखो ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था। इसमें लोन भी आया, इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आया, इसमें डिसमेंटलिंग के अलावा बोरिंग कॉस्ट भी आई। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड्स, 3 स्टैंडर्ड्स को एक साथ यूज किया। IAS 16 को यूज किया, 23 को यूज किया और बोरिंग कॉस्ट को यूज किया और फिर नहीं सॉरी 2 स्टैंडर्ड्स हुए और फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी यूज किया। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को वापस से खुद कीजिएगा। ठीक है, खुद करना, मुझे मत देखना, ये लेक्चर को मत देखना एंड डू इट योरसेल्फ और जस्ट ट्राई अ सिमिलर क्वेश्चन टू दिस वन and then do let me know if you have any problem. okay, so इस क्लास को मैं इधर ही वाइंड अप करती हूँ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे IAS 40 which is relating to the investment properties. okay, so I hope to see you in the next lecture. Meanwhile, keep revising and keep practicing. Bye bye, have a good day ahead.